वेलकम बच्चों, वेलकम टू मेक इट इजी। तो बच्चों आई होप आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी और आप बड़े अच्छे से जो है अपने एग्जामिनेशन जो आपके सामने आने वाले हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे होगे। आज जो मैं एक टॉपिक आप लोगों के सामने लेके आया हूं जिस पर जो है बहुत सारी जो है यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं कि भाई इससे प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं। पर क्योंकि मैं भी एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और आप भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं, अगर आप मेकेडी से जुड़े हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा से ज्यादा मैकेनिकल इंजीनियर ही हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं। और हम चूंकि मैकेनिकल से रिलेटेड सारी बातें करते हैं तो इस पर मुझे जो मेरे बच्चों को जानना चाहिए, जो वो एक मैकेनिकल इंजीनियर को जानना चाहिए, उसके बारे में कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि देखो, क्योंकि आप इंजीनियर हो तो कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट भी आपको पता होने चाहिए, है ना। क्योंकि देखो सोशल मीडिया है, दुनिया भर की चीजें आती हैं, दुनिया भर की रील्स आती हैं, सब कुछ होता है, देखो, है ना। तो उस चीज को आपको हटा के थोड़े से टेक्निकल एस्पेक्ट पे भी बात करनी चाहिए कि E20 में एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, क्या प्रॉब्लम है, क्या इसमें हम लोग कर सकते हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या जो है बताया जा रहा है वो सही है, कितना गलत है। ये सारी चीजें जो है आज हम समझेंगे, साइंटिफिक तरीके से समझेंगे। ऐसे नहीं कि कोई सिंपल ऐसे ही बता दिया जा रहा है, जो साइंटिफिक रीजन है उनके बारे में जो है आज हम बढ़िया से समझेंगे ताकि आपको पता चल जाए। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी को डिफेंड करूंगा या मैं कुछ किसी के खिलाफ कुछ कहने वाला हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं उनको वो समझाना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में यहां पे प्रॉब्लम है क्या और इसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। खाली प्रॉब्लम बता के नहीं जाना है, मुझे ये भी बताना है कि इस प्रॉब्लम को हम एड्रेस कैसे कर सकते हैं। चलिए समझते हैं इसके बारे में। इसलिए मतलब ये इसीलिए मैंने लिखा है ताकि जो है आप जो कंज्यूमर है उसको पता चले कि भाई क्या है, क्या इसके फायदे हैं, क्या दिक्कत है और क्या प्रॉब्लम एक्चुअल में आती है वो हमें पता चल जाए। चलिए पहले सबसे पहले जो है हम समझते हैं यहां पर, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें समझनी है एक्चुअल में ये E20 है क्या। पहले इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये E20 है क्या, फिर उसके बाद देखेंगे कि भाई इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, उसको हम समझेंगे। चलिए अब होता क्या है भाई, सिंपल आपको पता ही है कि जो समस्या है वो है जो क्रूड ऑयल है, फॉसिल फ्यूल है, वो हमारा जो है यहां पर खत्म हो रहा है ना भाई, खत्म हो रहा है। और क्या हो रहा है कि हम इंपोर्ट करते हैं, भाई हम प्रोड्यूस तो करते नहीं है, तो इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ रहा है। ये जो आपका है क्रूड ऑयल इंपोर्ट जो है हमारा ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है। तो अब हम क्या कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है या जो भी हम लोग नीति बनाने वाले हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस इंपोर्ट बिल को किस तरीके से जो है हमें रिड्यूस करना है। ठीक है, अगर हम ये समझ जाएंगे तो जो है हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो उसको कुछ कम करना है भाई, जो हम ऑयल ले रहे हैं उसको कुछ कम करेंगे, कुछ और अल्टरनेट ढूंढेंगे अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, तो उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो उद्देश्य है कि भाई किसानों की कुछ आय बढ़े, कोई ऐसा फ्यूल बनाए हम जिससे किसानों की कुछ आय बढ़े। ठीक है, बाकी ये जो गन्ना अनाज आधारित एथेनॉल से, क्योंकि एथेनॉल जो बनता है वो आपका या तो राइस से बनेगा, भी मैं बताऊंगा, या फिर गन्ने के जूस से बनता है। ठीक है, तो ये फिर और मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा पर्यावरण को जो दूषित हो रहा है उसको जो है ठीक करना। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम को एक्चुअली में हमें जो है एड्रेस करना है। भाई इंपोर्ट बिल कम हो जाए, ये सारी चीजें अगर मेरे को मिल जाती हैं तो मेरा इसमें फायदा होने वाला है। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना है। ठीक, अब E20 है क्या, पहले ये समझ लेते हैं E20 एक्चुअल में है क्या। भाई 20% आप एथेनॉल मिला रहे हो और 80% यहां पर आप पेट्रोल मिला रहे हो, तो इससे आपका क्या बन जा रहा है, इससे आपका बन जा रहा है E20। ठीक है, सिंपल चीज है, ये सबको पता ही है। भाई हमारा बनता कैसे है ये एथेनॉल, वो बनता है शुगर केन के जूस से बनता है।
जिससे आपका मोलॉसिस बनता है। मोलॉसिस क्या होता है? जो सीरा होता है, ठीक है, जो सीरा आपने सुना होगा, तो ये सीरा जो है वो आपका सीरा, या सीरा मेरे ख्याल से इस तरीके से लिखा जाएगा हिंदी में, शीरा, ठीक है। तो आपका शीरा जो है उसको बोलते हैं हम मोलस्किस। और बाकी ये मेज है, जो आपका कॉर्न होता है, दैट इज मेज, ठीक है। तो उसका जो है हम क्या बनाते हैं? उससे एथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज एथेनॉल बना रही है। बाकी जो राइस से भी हम लोग, डैमेज राइस जो होता है उससे हम जो है प्रोड्यूस करते हैं हमारा एथेनॉल, ठीक है। क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को ये बात? तो सिंपल चीज है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पता ना हो, कोई नई चीज यहां पर नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप का जो है हम एथेनॉल बना के इसमें जो है ब्लेंडिंग करते हैं, यही हमारा जो होता है E20 होता है, ठीक है। अब भाई इसके फायदे हैं क्या? थोड़ा सा फायदे पर पहले बात कर लेते हैं, फिर हम प्रॉब्लम्स पर भी आएंगे, ठीक है। इसके फायदे क्या हैं भाई? CO इमिशन जो होगा दैट विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है। रिन्यूएबल फ्यूल है हमारा, बिल्कुल सबको पता है ये बात। और आपका कार्बन फुटप्रिंट जो है भाई, जो इमिशंस हो रहे हैं उसको कम कर रहा है। कार्बन फुटप्रिंट जो है हमारे कम हो रहे हैं, ठीक है। बाकी इंपोर्ट बिल कम कर रहा है, बिल्कुल। जब 20% रिप्लेस हो जाएगा तो इंपोर्ट बिल आपका ऑटोमेटिकली ही जो है कम यहां पर हो जाएगा, ठीक है। और किसानों को लाभ होगा भाई, अगर किसान इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनको लाभ होने वाला है। और आपकी जो एनर्जी सिक्योरिटी, भाई जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके बारे में भी हमें बात करनी पड़ेगी। अगर वो हमारी अच्छे से नहीं होती है तो हमें यहां पर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा कि जरा सा ईरान और उसका वॉर चल रहा था यूएस का, तो कितनी प्रॉब्लम हो रही थी हमें, है ना। तो एनर्जी सिक्योरिटी हमें लानी ही पड़ेगी, तो इसके लिए हमें बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज हो गई। बाकी इंजन में इसमें क्या फायदा होगा भाई? एथेनॉल जो होता है उसका ऑक्टेन नंबर जो है बहुत हाई होता है, ठीक है। ऑक्टेन नंबर जो है बहुत हाई होता है। वो ऑक्टेन नंबर आप अगर पूछेंगे तो आपका होता है एबिलिटी टू विथस्टैंड कंप्रेशन, ठीक है। तो मतलब वो जो ऑटो इग्निशन है उसको डिले कर देता है, ठीक है। क्योंकि ऑटो इग्निशन होगा, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आपको पता होगा ऑटो इग्निशन की वजह से ही जो है हमारी नॉकिंग होती है, तो उसको क्या कर देता है? डिले कर देगा, ठीक है। तो एथेनॉल के अंदर एंटी नॉक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक। तो इसीलिए आपको, क्योंकि हाई ऑक्टेन नंबर है, ऑब्वियस सी बात है, तो इसको डिले कर रहा है ऑटो इग्निशन को, तो ये क्या कर रहा है आपका, मतलब एक ऑक्टेन नंबर इसका हाई हो गया और इसके अंदर एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो क्लियर हुई ये बात आपको, ठीक। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक। अब भाई सर आप बता रहे हो बहुत बेनिफिट्स हैं, तो फिर प्रॉब्लम कहां हो रही है? प्रॉब्लम जो लोग फेस कर रहे हैं पहले उनकी हम बात कर लेंगे। भाई कुछ लोग फेस कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा विवादों में है, ठीक है, वो है माइलेज कम हो रहा है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? माइलेज कम हो रहा है भाई, पिकअप कम लग रहा है, ठीक है। और आपका इंजन वाइब्रेशन हो रहा है, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं, ठीक है। कोल्ड स्टार्ट, जो सुबह सुबह स्टार्ट करते हो उसकी भी कुछ समस्याएं हो रही हैं, ठीक है। बाकी फ्यूल इकोनॉमी में कमी, तो वो वही आपका जो है माइलेज वाली बात हो गई, ठीक है। तो ये एक्चुअल में जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। तो अब क्या ये सर सारे जितने भी वाहन हैं उनमें आ रही होगी या कुछ ही वाहनों में आ रही होगी? ये थोड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है, वो आपको देखना पड़ेगा। और एज एन इंजीनियर आपको पता होना चाहिए भाई क्यों ऐसा हो रहा है, किन वाहनों में एक्चुअली में आ रही होगी और किन में नहीं आ रही होगी, ये हम साइंटिफिकली यहां पर समझेंगे, ठीक है। अब किसी भी व्हीकल की जो परफॉर्मेंस है ये इन चीजों पर डिपेंड करती है, ठीक है। उस व्हीकल का डिजाइन क्या है, ठीक है, उसका मेंटेनेंस किस तरीके का है, व्हीकल की एज क्या है, और आपका ECU जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होती है उसका कैलिब्रेशन किस तरीके से किया गया है, उस पे जो है ये डिपेंड होता है। और जो फ्यूल की जो क्वालिटी है,
E20 की जो क्वालिटी है उस पे भी ये डिपेंड करता है। बाकी जो फ्यूल सिस्टम का मटेरियल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये सारी चीजें हैं। जो इसमें मेन चीज है वो है आपका व्हीकल की एज, ECU कैलिब्रेशन और आपका फ्यूल क्वालिटी और फ्यूल सिस्टम मटेरियल, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि खाली E20 को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि भाई क्या क्या चीजें रखती है कि साइंटिफिकली आप समझेंगे। ऑब्वियस सी बात है भाई, आप इंजीनियर हो, इस बात को बड़ी आसानी के साथ समझ जाओगे। ठीक है, चलिए अब कुछ नए व्हीकल्स हैं, कुछ पुराने व्हीकल्स हैं। जैसा आपको पता ही है, यहां पे यूरो 3, यूरो 4, जैसे हमारे यहां BS होता है। ठीक है, BS3, BS4 भारत स्टेज। ठीक है, ठीक, और सेम वही है, सेम ही हमने अडेप्ट किया है। तो आपके जो पुराने व्हीकल हैं यूरो 3 और यूरो 4, अपनी आप RC वगैरह देखोगे या पोल्यूशन वगैरह देखोगे तो उसमें लिखा रहता है ये चीज। ठीक है, तो इसमें जो आपके जो भी फ्यूल सिस्टम बनाए गए थे वो किसके कंपैटिबल थे? वो थे E5 और E10 के। समझ रहे हो कि मतलब आपकी 5% की ब्लेंडिंग है तो वो कंपैटिबल होगा इस तरीके का, या 10 की है तो वो कंपैटिबल होगा। ठीक है, तो ECS जो आपका ECU है उसका जो है वो जो एडेप्टेशन है या जो आपका कैलिब्रेशन है वो इस तरीके का बनाया गया, इसके हिसाब से बनाया गया। ठीक है, तो जो आपका क्या था, थोड़ा सा लिमिटेड था या फिर सीमित था। ठीक है, और फ्यूल सिस्टम के जो मटेरियल थे वो भी इसी के हिसाब से बनाए गए हैं। ठीक है, कि भाई इतने चीज को झेल ले, ऐसे मटेरियल जो है बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये पुराने वाले जो भी व्हीकल्स हैं उनमें ये चीज है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ECU नहीं है, ECU पुराने वाले में भी है कुछ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये मत सोच लेना कि वहां पे तो सब कुछ मैकेनिकल है भाई, ऐसा नहीं है, ECU है। ठीक है, अब जो नए व्हीकल हैं 2023 के बाद के जो व्हीकल हैं आफ्टर 2023, ठीक है, अब ये जो व्हीकल है इसमें जो ECU है वो बहुत एडवांस है। सर ECU एडवांस है, इससे क्या है, क्योंकि इसमें जो सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं बेटा वो बहुत बेहतर है। ठीक है, मतलब वो चीजों को समझ रहा है, चीजों को मतलब जो इंटेलिजेंसी है, सिंपल लैंग्वेज में समझोगे तो ECU की जो इंटेलिजेंसी है वो यहां पर बढ़ रही है, क्योंकि ज्यादा और अच्छे सेंसर्स यहां पर यूज करेंगे, क्योंकि यहां पे चीजें लिमिटेड थी। ठीक है, तो यहां पर आपका एथेनॉल रेजिस्टेंट मटेरियल वगैरह भी यूज करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर हम इसकी ब्लेंडिंग बढ़ा रहे हैं, इसकी परसेंटेज बढ़ा रहे हैं, तो आपका जो है मेरे को ये मटेरियल भी थोड़ा सा हमें जो है ऐसे यूज करने पड़ेंगे जो एथेनॉल को झेल सके। ठीक है, तो वो भी इन्होंने यहां पर इंट्रोड्यूस करे गए हैं। तो बाकी पूरी जो फ्यूल मैपिंग है वो काफी अच्छे से करी गई है, जो भी मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं आफ्टर 2023। ठीक है, तो इस तरीके से जो नए और पुराने में मैंने आपको अंतर समझा दिया। जो नए यूरो 3, यूरो 4 वाले हैं, अब जो यूरो हमने 5 तो अडेप्ट किया नहीं था तो सीधे हम 6 पे आए थे। ठीक है, तो ये हमारा यूरो 6 वाला है। ठीक है, तो यूरो 6 में ये सारी चीजें हैं, क्योंकि ECU अगर आपका एडवांस है ना तो वो स्पार्क टाइमिंग दुनिया भर की चीजों को अडेप्ट कर लेगा। फ्यूल इंजेक्शन उसको कब देना है, क्या करना है, सबको समझ जाएगा वो। ठीक है, तो फ्यूल के हिसाब से जो फ्लेक्स फ्यूल है ना वो एक्चुअली में इसी पे वर्क करता है। ठीक है, इसी पे यही तो चीजें होती हैं। आपको क्या लगता है, ये ECU ही उसको चला रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? तो इस तरीके से जो है ये जो नई और पुरानी व्हीकल में एक्चुअल में अंतर ये है। ठीक है, चलिए अब सर प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम तो आ रही है, अब क्या रीजन हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर कि सर रीजन क्या होगा इसका। आपने ये तो बताया ही नहीं, आपने ये तो समझा दिया ठीक है नए पुराने व्हीकल हैं। रीजन सबसे बड़ा जो हो सकता है वो है एथेनॉल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट का होना।
ठीक है। एथेनॉल के अंदर अगर आपका मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गया, मॉइस्चर कंटेंट अगर कहीं से बढ़ गया तो क्या होगा, फेज सेपरेशन हो जाएगा। फेज सेपरेट, अगर ये फ्यूल है तो फेज जो है सेपरेट हो जाएगा। कई आपने वायरल वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें फेज सेपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो मॉइस्चर से बचाना है, क्योंकि एथेनॉल जो है वो पानी को बहुत प्यार करता है, पानी के साथ तुरंत जो है आपका रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। तो फिर आपको भाई क्या करना है उसको समझते हैं एक्चुअल में हो क्या रहा होगा। मतलब ये एक आईआईटी कानपुर में साइंटिफिक स्टडी हुई है, उन्होंने इस चीज को सजेस्ट किया है, ये एक कारण हो सकता है, ठीक है। तो वो बाकी मैटर ऑफ जो भी आपकी उनकी रिपोर्ट्स आएंगी उससे देख के पता लगेगा, लेकिन उन्होंने ये चीज सजेस्ट की है। बहुत अच्छी लैब है वहां पे, मैं भी वहां पर कई बार गया हुआ हूं, 2 बार मैं वहां पर गया हुआ हूं। तो जो है मतलब बहुत अच्छी लैब है, बहुत बढ़िया वो इंजन पे काम करते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे फ्यूल्स जो है वहां पर जो है इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं। तो मतलब उसकी क्रेडिबिलिटी पे तो कोई शक नहीं है, लेकिन जो चीजें हैं उन्होंने बताई हैं, उससे जो चीज निकल के आई है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, साइंटिफिक होगा, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे ही बता दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता होगा शायद जो टैंक्स होते हैं जिसमें हमारा फ्यूल भरा हुआ होता है, उसके ऊपर एक एयर ब्रीदर लगा हुआ होता है। वो क्या करता है, अगर मान लो मेरा टेम्परेचर जो है बाहर का ज्यादा है ना, अगर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका क्या बढ़ेगा भाई बताओ। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सर प्रेशर भी बढ़ेगा, है ना। तो मतलब मेरा जो फ्यूल टैंक का प्रेशर है वो क्या होगा, हालांकि मैं अभी ये समझाऊंगा एक स्लाइड्स के थ्रू, क्योंकि अगर ऐसे समझाऊंगा तो ज्यादा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रेशर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर अंदर टैंक का बढ़ रहा है ना, और क्योंकि टेम्परेचर बाहर है तो प्रेशर अंदर आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और यहां पर बाहर जो है कम है, एटमॉस्फेरिक से कम है, तो कहां जाएगा भाई, हायर टू लोअर आपका ट्रांसफर होगी क्या, एयर, ठीक है। और अगर आपका बाहर का टेम्परेचर लो है तो बाहर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है, लो हो जाएगा। जब लो होगा तो क्या होगा, अंदर को ट्रांसफर होगी एयर। समझ में आ रही है बात भाई, हायर टू लोअर ट्रांसफर होता है, ये सबको पता है ये चीज, है ना। तो अंदर को आपकी जो है एयर ट्रांसफर होगी, और अगर अंदर को एयर ट्रांसफर हुई, अंदर को एयर ट्रांसफर हुई और उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है, ठीक है, और मॉइस्चर कंटेंट इसके साथ अगर अंदर चला गया तो ये फिर सेपरेट कर देगा, किसको किसको करेगा सेपरेट, सेपरेट कर देगा आपका जो एथेनॉल है और पेट्रोल को, ठीक है, एथेनॉल और पेट्रोल को यहां पर सेपरेट कर देगा, ठीक है। तो एथेनॉल और पेट्रोल क्या हो जाएंगे बेटा, सेपरेट हो जाएंगे। भाई ऐसा किससे हो रहा है, सिर्फ पानी की वजह से, जो मॉइस्चर आ रहा है उससे ये चीज हो रही है। अब उसके क्या परिणाम होंगे भाई, वाटर कंटेंट उसके अंदर बढ़ गया तो ऑब्वियसली बात है ये सेपरेशन होगा, तो वो और भी ज्यादा इंजन को प्रॉब्लम करने लगेगा। तो ये पॉसिबल रीजन है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसके लिए जनरली पता नहीं आपको पता होगा या नहीं पता होगा, यहां पे एक सिलिका जेल लगाया जाता है, ठीक है, सिलिका जेल लगाया जाता है। वो क्या करता है, जब एयर एंटर कर रही होती है ना तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, एयर जब एंटर कर रही होती है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जैसे ही वो एब्जॉर्ब करता है तो जो एयर होती है वो ड्राई जाती है अंदर, उसमें मॉइस्चर नहीं होता। तो ये सिलिका जेल अगर सैचुरेटेड हो गया, अगर ये सिलिका जेल सैचुरेटेड हो गया, फिर वो भाई ऑब्वियसली बात है, वो अगर सैचुरेशन पॉइंट आ गया तो वो ले नहीं पाएगा मॉइस्चर को, और मॉइस्चर नहीं लेगा तो मॉइस्चर नीचे आ जाएगा, और मॉइस्चर नीचे आया तो यहां पर सेपरेशन हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है आपको कि मॉइस्चर कितना यहां पर बड़ा जो है रोल प्ले कर रहा है, इसको आपको बेहतरीन तरीके से समझना है, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। सिलिका जेल एक्चुअली क्या होता है, ये डेसिकेंट होता है आपका,
ठीक है, ये आपका क्या करता है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अगर हम इसकी वर्किंग पे जाएंगे, देखो ये है आपका है सिलिका जेल्स, आपने देखे भी होंगे बॉटलों में कई बार। ठीक है, तो ये जैसे ही आपकी एयर आएगी, ह्यूमिड एयर आएगी, इसको क्या कर देगा, ये इसको जो है एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जो है जो ड्राई एयर जो है यहां पर आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। ये अभी मैंने आपको बताया कि डे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, तो इस तरीके से एयर का फ्लो जो है यहां पर डिसाइड होगा। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो ये एक्चुअल में जो है प्रॉब्लम होती है, उसको जो है हम लोग करते हैं। अब ये हम किस में करते हैं, ये हम करते ही हैं, मतलब मत सोचना कि E20 के लिए कर रहे हैं, है ना, ये तो अगर पेट्रोल है उसके लिए भी हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, ये एक्चुअल में जो होता है इस तरीके का होता है। ठीक है, ये पूरा टैंकर है, देखो टैंकर में यहां पर ये आपका एयर ब्रीदर लगा हुआ होता है। ठीक है, ठीक है, अब भाई पता चल रहा है हमें कि ये भी हो सकता है। अच्छा, एक रीजन और भी हो सकता है, उसके चांसेस थोड़े से कम हैं, लेकिन वो रीजन भी हो सकता है। वो रीजन ये हो सकता है कि जब आपका ये एथेनॉल बनाया जाता है, जब एथेनॉल बनाते हैं तो उसका डिहाइड्रेशन करते हैं। जब वो बन जाता है तो उसके अंदर वाटर रहता है, उसका डिहाइड्रेशन करते हैं। तो मतलब अगर सही से उसका डिहाइड्रेशन नहीं हुआ है तो भी उसके अंदर मॉइस्चर रह जाएगा, और मॉइस्चर कंटेंट अगर ज्यादा होगा तो भी वो दिक्कत करेगा। ठीक है, तो मॉइस्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब जो ये फ्यूल बन रहा है, इसकी पूरी जो भी यात्रा है, जो भी जर्नी है, वो एक्चुअल में कहां से होती है भाई, यहां से फार्म से आया, एथेनॉल प्लांट में गया। यहां पर इंपॉर्टेंट है कि भाई मॉइस्चर चेक हो, यहां पर क्या चेक हो, मॉइस्चर चेक हो, अगर प्योरिटी उसकी चेक हो। ठीक है, और फिर ये आपका ऑयल रिफाइनरी में जाएगा, मिक्सिंग होगी, ब्लेंडिंग होगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर आपका फ्यूल डिपो जो होते हैं वहां जाता है, फिर उसके बाद पेट्रोल पंप, और इधर फिर सीधा हमारा कंज्यूमर के पास ये चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें होती है। अब इसी में ही कुछ गड़बड़ हुई होगी। ठीक है, या तो यहां पे गड़बड़ हुई है या फिर यहां पे कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है, यहां तो मुश्किल है चांस, यहां तो क्योंकि बहुत अच्छा इनका क्वालिटी कंट्रोल रहता है, तो यहां पे तो चांस यहां पे गड़बड़ हो सकती है, जो मैंने अभी सिलिका जेल वाला आपको बताया कि मॉइस्चर यहां से भी एंटर कर सकता है, तो ये यहां पर गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो वाटर कंटेंट का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो सकता है। ठीक, ठीक है, अब किन किन चीजों पर हमें काम करना है, मतलब रिसर्च करनी है, वो है आपका जो मटेरियल है, लॉन्ग टर्म मटेरियल कंपैटिबिलिटी की बात हमें करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी की बात नहीं करके, देखो शॉर्ट टर्म में पता नहीं चलेगा, है ना। शॉर्ट टर्म में अगर आप बोलो कि अभी सर एक इंजन में चेक कर लिया, एक बार चेक कर लिया, एक बार से पता नहीं चलेगा। तो लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी आपको मेटेरियल, क्योंकि एकदम से डैमेज नहीं होता कोई चीज की आपने डाला और डैमेज हो गया, नहीं, जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ऐसा होता है। ठीक है, तब आपको लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी की बात करनी पड़ेगी। वाटर कंटैमिनेशन, ये सबसे बड़ा सवाल है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, इसके लिए कुछ ना कुछ हमें देखना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन का, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है। माइलेज में वेरिएशन आ रहा है, क्या आपको पता है क्यों माइलेज में वेरिएशन आ रहा है? ऑब्वियस सी बात है भाई, उसकी जो एथेनॉल की आपको पता होगा, एथेनॉल की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है अराउंड 27 के अराउंड होती है। ठीक है, 23 to 27 मेगा जूल पर केजी। ठीक है, और आपका जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल की होती है लगभग 43 के अराउंड मेगा जूल पर केजी। ठीक है, अब देखो ह्यूज डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। तो ब्लेंड जब हो रहा है तो ब्लेंड की जो आपकी आएगी वो लगभग 38-39 के अराउंड आती है। ठीक है, तो जो क्योंकि ब्लेंड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसके बीच में कहीं आएगी। ठीक है, तो 38-39 के अराउंड आप मान के चलो, तो ऑब्वियस सी बात है जब कैलोरीफिक वैल्यू मेरी कम हुई
जब मेरी सीवी कम हुई तो ऑब्वियस सी बात है मास फ्लो रेट जो है बढ़ जाएगा। आपने पढ़ाई था फॉर्मूले में, है ना, थर्मल इफिशियंसी के फॉर्मूले क्या पढ़ा था, CF इंटू CV पढ़ा था ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मेरी CV कम होगी तो मास फ्लो रेट क्या है भाई, मास फ्लो रेट ही तो माइलेज है नहीं, मतलब बताओ, ठीक है, मास फ्लो रेट ही तो आपका माइलेज बता रहा है ना। अगर मास फ्लो रेट बढ़ रहा है तो माइलेज आपका घट जाएगा, ठीक है। मास फ्लो रेट अगर बढ़ रहा है तो माइलेज आपका घट जाएगा, जो आपका जो फ्यूल है वो ज्यादा कंज्यूम हो रहा है तो माइलेज आपका घट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि एक्चुअल में सबको पता है कि भाई क्यों हो रहा है, पर वही है ना कि समझना बहुत जरूरी है कि यार अरे तो कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम क्यों हो रहा है। मतलब मैकेनिकल इंजीनियर को ये चीज पता होनी चाहिए भाई कम क्यों हो रहा है। तो भाई सिंपल सा चीज है कि CV कम हुआ, मास फ्लो रेट बढ़ा तो माइलेज भी आपका कम ही दिखाएगा, ठीक है। क्लियर हो रही है ये बात। अब ECU को किस तरीके से अडेप्ट करें, नए ECU को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करें, इसके बारे में भी जरूर हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, जैसा कि हमने कर चुके हैं। हम 2023 के आगे के जितने भी व्हीकल्स हैं उनको हमने जो है ECU जो है एडवांस ECU हमने जो है वहां पर यूज कर रखे हैं, ठीक है। रबर सील जो लगी होती है उसकी ड्यूरेबिलिटी, उस पर भी हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है वो है आपका फ्यूल पंप लाइफ इंजेक्टर परफॉर्मेंस, इस पर भी हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो इन चीजों पर रिसर्च की आवश्यकता है। आप लोग इंजीनियर्स हो तो आपको इस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से, देखो नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, हमें उसको अडेप्ट करना है। अगर हम अडेप्ट नहीं करेंगे चीजें तो फिर मजा नहीं आएगा, तो फिर काम करने का मजा नहीं आएगा। चैलेंजेस जब तक नहीं आएंगे तब तक आप कैसे समझोगे कि हाँ यार हम इंजीनियर हैं, ठीक है। तो चैलेंजेस फेस करना इंजीनियर का काम है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो अभी हमको सॉल्व करनी है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें समाधान कौन कर सकता है भाई, खाली मैं प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूं, अभी जो प्रॉब्लम आ रही है उसका समाधान क्या है वो भी जरूरी है ना। तो एज ए रिसर्चर, एज एन इंजीनियर ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए। अगर ये चीज नहीं पता चलेगी तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 लोग हैं जो इसको ठीक कर सकते हैं। वो सबसे पहले हमारी सरकार, ठीक है, दूसरा जो ऑयल कंपनीज है, ठीक है, और बाकी तीसरे जो हैं वो हैं हमारे व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। तो ये 3 लोग जो है इसको ठीक कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को सबसे पहले फ्यूल क्वालिटी जो मैंने अभी बताया आपको, एथेनॉल को चेक करना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी, एक्चुअल में कहां प्रॉब्लम आ रही है। वो जो मैंने बताई है प्रॉब्लम हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि वो हो, पर ऐसा हो सकता है, ठीक है। और ये कंटामिनेशन मॉनिटरिंग हमें करनी पड़ेगी। फ्यूल पंप का इंस्पेक्शन जो है आपका इंस्पेक्शन आपको करना पड़ेगा, जैसा कि बताया कि भाई वो सिलिका जेल वो ही यूज करते हैं, वो लोग चेंज नहीं करते। तो भाई जब वो सैचुरेटेड हो गया तो ऑब्वियसली बात है मॉइस्चर कंटेंट नीचे चला जाएगा। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि भाई ये भी हमें इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट को ये चीज भी करनी चाहिए, ठीक है। और मैन्युफैक्चरर को जो है गाइडलाइन पूरी स्पष्ट करनी, क्योंकि मैन्युफैक्चरर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब क्या करना है, क्या चीज नहीं करनी है, क्या करना है ना। तो मैन्युफैक्चरर जो कर रहा है चीजें, उसको भी चीजें अगर स्पष्ट रहेंगी तो बड़े आसानी के साथ हम इस प्रॉब्लम को जो है ओवरकम कर सकते हैं, ठीक। अब बात आती है भाई ऑयल कंपनीज की, तो उन्हें सबसे पहले ये चीज देखनी है कि स्टोरेज टैंक्स जो हैं कैसे हैं, कहीं वाटर तो कंटेमिनेट नहीं हो रहा है, अंदर तो नहीं जा रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, तो उसको हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सिलिका जेल मेंटेनेंस, ठीक है, सिलिका जेल मेंटेनेंस ये आपको ध्यान रखना है कि भाई प्रॉपर चेंज कर लें वो उसको, ठीक है। तो ये ऑयल कंपनी की जिम्मेदारी, भाई वो जो पेट्रोल पंप पे आएगा टैंकर वाला वो होगा तो इन्हीं का ही है ना,
तो इन्हीं का होगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसको ये चीज चेक करनी पड़ेगी। और टेस्टिंग जो हालांकि ये लोग करते हैं, तो ये भी जो है बहुत अच्छे रिगरसली जो है करना यहां पर पड़ेगा। ठीक है, बाकी मैन्युफैक्चरर क्या कर सकते हैं? मैन्युफैक्चरर कर सकते हैं कि जो ECU है, ये जो ECU है इसको अपडेट करना है, रेट्रोफिटिंग किट प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, हालांकि उनकी कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो नहीं करना चाहते ये सब, लेकिन ये चीजें कर सकते हैं। देखो, आपको जो हमारी जनता है उसका भरोसा जीतना पड़ेगा, और अगर आप जनता का भरोसा नहीं जीतोगे तो ऑब्वियस सी बात है यू कैन नॉट डू एनी बिजनेस। ठीक है, तो इस चीज को भी आप कर सकते हैं। और आपका एथेनॉल रेजिस्टेंट कंपोनेंट जो आपके हैं उनको जो है वो बना सकते हैं आप, वो आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और जो पुराने ग्राहक हैं, सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी प्रॉब्लम इन्हीं की है, उनको कुछ एडवाइजरी जारी करें कि भाई आप हमारे कस्टमर हो, पुराने कस्टमर हो, इसमें आप अगर E20 डलवाते हो तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप ये चीजें करवाएं। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से जो है हम जो है इसका समाधान जो है कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब पुरानी गाड़ी है सर, मेरी तो पुरानी गाड़ी है सर, मैं तो 2023 से पहले वाली गाड़ी है, मैं क्या करूं? तो कुछ आपको ध्यान में रखनी है चीजें। ठीक है, सबसे पहले जो भी आपका ऑनर मैनुअल है, जो भी मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशंस होती हैं, उसको पहले देखो, समझो उसमें एक्चुअल में लिखा हुआ क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, फ्यूल फिल्टर को टाइम से चेंज करते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप E20 फ्यूल डलवा रहे हो तो फ्यूल फिल्टर को एक बार चेक जरूर कराते रहें बीच बीच में, और उसको चेंज करते रहें। ठीक है, जो फ्यूल हॉस पाइप्स होते हैं उसको भी जांच कराएं। जांच कराने को बोल रहा हूं, वो जरूरी है, जरूरी। अगर आप नहीं करोगे तो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा नहीं है कि आएगी ही आएगी, पर आ सकती है। ठीक है, आपका फ्यूल पंप की स्थिति देखिए, भाई फ्यूल पंप मेरा कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, इस चीज को आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। ठीक है, और सर्विस को कभी ना छोड़ें, नियमित जो है अपनी सर्विस आप कराते रहें। ठीक है, तो अगर ऐसा है, क्योंकि देखो अब पुरानी जो चीज है वो तो है ही ना हमारे पास, उसको किस तरीके से हम रख सकते हैं वही ध्यान रखना है। जैसे संभाल के कोई चीज रखते हैं ना, तो वैसे ही हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, है ना, तो ये चीज है। ठीक, तो हमें करना क्या चाहिए, जो मेन चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसलिए मैंने ये सेशन आप लोगों के लिए बनाया है, वो है, देखो ये फालतू की अफवाहों पे ध्यान मत दो। कुछ चीजें क्या आ रही हैं कि वहां पे वो कीड़े दिखा रहे हैं, पेट्रोल पंप में जो है चींटियां चल रही हैं, मतलब ये बेसलेस हैं, मतलब ये इनका कोई रोल नहीं है। तो इन चीजों पे ध्यान मत दो, फालतू की चीजों पे, टेक्निकली चीजों को समझो। आप तो इंजीनियर्स हो, आपको पता होना चाहिए भाई क्या कैसे क्यों हो रहा है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर ये चीज आपको पता चल जाएगी तो फिर क्या टेंशन है ना। तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को एड्रेस भी तो करना है। खाली सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बताते रहेंगे तो एड्रेस कौन करेगा, ठीक कौन करेगा? आप ही लोग तो करोगे ठीक, कोई और तो आने वाला है नहीं, है ना। आप ही लोग ठीक करोगे, आप इंजीनियर हो, आपको पता होनी चाहिए ये सारी चीजें। ठीक है, और कोई भी अगर आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं, कोई भी रिजल्ट अगर बता रहे हैं या फॉरवर्ड भी कर रहे हैं किसी को, तो भैया पहले पूरी उसकी जानकारी ले लो, वो बहुत जरूरी है। अगर आपको चीजें नहीं पता है तो अननेसेसरी चीजें फॉरवर्ड मत करो, है ना, क्योंकि जिनको नहीं पता वो तो मान ही लेगा ना। आप तो इंजीनियर हैं, आपको चीजें पता रहती हैं, तो पर कुछ किसी को नहीं पता, आपने फॉरवर्ड कर दी तो वो तो सोचेगा यार इसने फॉरवर्ड करी तो हो सकता है भाई तो इंजीनियर है तो इसका मतलब सही होगा। तो वो चीज पहले आप वेरीफाई करो। तो ये मैकेनिकल इंजीनियर्स की पूरी जिम्मेदारी बन जाती है भाई कि सही चीज जानी चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। अपने जो वाहन की कंपैटिबिलिटी जरूर देखें, हालांकि अब इन्होंने लगा दिया है कि E20 कंपैटिबल है ये इंजन, है ना। ठीक है, और मेंटेनेंस जो है रेगुलर रूप से कराते रहें। ठीक है, और फ्यूल की अच्छी क्वालिटी का जो फ्यूल है वो आप भरवाएं। ठीक है, और जो भी आपकी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर ही जो है आपको जो है निर्णय लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो प्रॉब्लम हो सकता है कि मॉइस्चर की हो
कोई दिक्कत हो, है ना, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि नई चीजें। अब आप सोचो ना कि ब्राजील में ये जो प्रॉब्लम हुई थी, मतलब प्रॉब्लम क्या, जब क्राइसिस आया कि भाई ऑयल कम है, हमारा इतना बिल बढ़ रहा है, 1970 के अराउंड, शायद 70, मतलब शायद 70 तो 75 था, तो वहां पर भी ये प्रॉब्लम आई थी। वहां पर भी लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया कि भाई हम क्या कर रहे हो यार तुम। तो प्रॉब्लम आएंगी, पर हम ऐसा नहीं कर सकते ना, हमें नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, हमें समझना पड़ेगा कि हाँ यार एक्चुअल में ये है क्या। तो सोल्यूशन निकल जाएगा, ऐसा नहीं है सोल्यूशन नहीं निकलेगा, पर वैसी बात है आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। बिना समझे कोई भी सोल्यूशन आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आई होंगी चीजें। फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है और आपको लगता है कि सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी आप लोग बेटा समझदारी से चीजें करो, समझदारी से समझो चीजें कि यार ये है क्या, फिर उसके बाद निर्णय लो। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए मेक इट इजी चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।